औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। तो उस समय की जो भी ये एथेंस की चीज़ें हैं ये वहाँ पर बताई गई हैं। आइए अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित कुछ शब्दावली देख लें और कुछ क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लें। नए शासक की बात करें तो लगभग 3000 साल पहले महाशासक बनना शुरू हो गए थे। महाजनपद का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। सिकंदर के आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दीर्घ निकाय के लेखन से, लगभग 2300 साल पहले हुआ था। गण या संघ राज्यों का जो अंत हुआ था वो लगभग 1500 साल पहले हुआ था। तो आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग देखें। पहला प्रश्न है कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु जिन इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है और वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुकी हैं उन्हें तोड़कर नई इमारतें तोड़कर बनाई जानी चाहिए। देखिए, अगर कोई पुरानी इमारत है और उसका ऐतिहासिक महत्व है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करे। जैसा कि आपने सुना होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 49 है, इसमें इन सारी चीज़ों को बताया गया है। इसके अलावा अगर हम कहें तो एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। ये जो यूनेस्को संस्था है ये क्या करती है, अगर किसी भी स्थान का ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, तो वो उस संस्थान को, उस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देती है। तो वो इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में बात आती है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांवों में रहते हों? तो मेहरगढ़ के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर वो लोग रह सकते थे जो शिल्पकार हों, शासक हों, लिपिक हों, व्यापारी हों। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांवों में नहीं रहते थे। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाइए कि मोहर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए मोहर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगली बात आ रही थी, अगला क्वेश्चन था कि अपने एटलस में मिस्र को ढूंढिए। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान वाला है। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी, दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थीं। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत फेमस है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थीं। इनमें खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शवों के पास उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्चा किया जाता था। और ये चीज़ें हमने पहले भी बताई थी कि जो कब्र मिली है मेहरगढ़, वहाँ पर भी कब्र में कंकाल के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो अंतिम क्रियाकर्म है उस पर खर्चा जहाँ पर किया जाता था वो मिस्र में किया जाता था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का प्रयोग होता था? तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य कुछ वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रेयॉन्स में बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। और मोहनजोदड़ो से कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो ये संकेत हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय जो लोग थे वो कपड़े पहना करते थे। इसके बाद में अगला है कि इसको आपको सुमेलित करना है। तो तांबा मिलता है तांबा मिलता है राजस्थान में, सोना मिलता है कर्नाटक में, टिन मिलता है अफगानिस्तान में, बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं गुजरात में। फिर बात आती है हड़प्पा के लोगों के लिए धातु में लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो धातुएं पुरातत्वविदों को धातु की बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे
वे मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का प्रयोग करते थे। हल का प्रयोग खेतों को जोतने और बीजों की बुवाई के लिए किया जाता था। इसके बाद में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हड़प्पा के लोगों के भोजन की सूची बनाइए, जैसे गेहूं है, जौ है, चावल है, दालें हैं। तो हड़प्पा के लोग जो थे ये इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया करते थे। आइए देखते हैं राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। पहला है कि लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारण ठीक नहीं मानते थे। कुछ लोगों का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। इसके बाद है कि महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजा में प्रमुख रूप से क्या अंतर थे। तो अगर महाजनपद के राजा की बात करें तो ये राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी राजधानियाँ होती थी। राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी, जबकि ऋग्वेदिक राजा जो होते थे ये ना तो किसी महल में रहते थे और ना ही इनके पास कोई राजधानी होती थी और ना ही इनकी कोई बड़ी सेना होती थी। इसके बाद आती है बात कि जो शिकारी होते थे वो खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे। तो शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियाँ, हिरन, बाघ जैसे जानवरों की खालें, हाथी दांत आदि दे देते होंगे। फिर प्रश्न आता है कि वज्जी संघ तथा अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था। तो वज्जी संघ जो है ये अन्य जनपदों से भिन्न था, क्योंकि वज्जी संघ आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किए जाते थे। वज्जी संघ में पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था और वज्जी संघ में पूर्ण व नियमित सभाएं की जाती थी, जबकि अन्य जनपद में राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था। पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था। राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला हमेशा स्वेच्छा से करते थे। इसके बाद में अगला जो प्रश्न था वो एथेंस से संबंधित था कि एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढना है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता था। इस व्यवस्था को चलने में लगभग 200 साल लगे और इसके बाद सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा होती थी और साल भर में कम से कम 40 बार यह सभा जरूर बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी हैं। फिर बात आती है क्या एथेंस वास्तव में एक जनतंत्र था। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक जनतंत्र या फिर लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पर औरतों को नागरिक का दर्जा प्राप्त नहीं होता था। खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एथेंस था वो उस समय का एक बड़ा जनतंत्र नहीं था। फिर प्रश्न आता है कि सही या गलत बताइए। सबसे पहला है कि अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते थे, गलत है। जो वहाँ पर उस समय गुरु वगैरह होते थे, पुरोहित होते थे, वो राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। पुरातत्वविदों की जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं, गलत है। वहाँ पर बस्तियों में महल नहीं मिले हैं। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, तो ये पॉइंट भी गलत है। और महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे, तो ये पॉइंट सही है। इसके बाद में आता है कि इन शब्दों से हमें कुछ शब्द भरने थे जो कुछ रिक्त स्थान था। तो आगे की एक्सरसाइज हम लोग देख सकते हैं। जैसे महाजनपद का जो राजा होता था ये व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, शिकारी संग्राहक और कृषक इन सब का रक्षक होता था। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो स्त्रियां, दास तथा कमकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो ये इम्पोर्टेंट था। इसके बाद महाजनपद के राजाओं द्वारा किले के निर्माण के क्या कारण थे। तो कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण के भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे और कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण करते थे। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस प्रकार भिन्न है। तो आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन से समूह हैं जो आज भी कर देते हैं। तो आज ज़्यादातर व्यापारी हैं, शिल्पकार है, पशुपालक हैं, या कोई भी व्यक्ति होता है, उन सबको कर देना पड़ता है। और स्त्रियां हों, दास हों, कमकार हों, आज इन सभी लोगों को मताधिकार मिला हुआ है।